हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास मिल आप सबका स्वागत करता हूं मेरे आपके अपने यूट्यूब चैनल के टेक एजुकेशन पर। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, स्टे हेल्दी, स्टे स्मार्ट सीरीज में मैं आज आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं कैसे अपने गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, गट हेल्थ को मेंटेन कैसे रख सकते हैं, कौन कौन से डेली रूटीन टिप्स हैं जिसकी वजह से दिनचर्या में बदलाव करके आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, एक लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। इन सब सवालों के जवाब जानेंगे आज हम इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, गट हेल्थ से संबंधित काफी सारे वीडियो मैं पहले लेकर आ चुका हूं। अगर आप वो देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर उसको विजिट कर सकते हो। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। कैसे गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपनी बॉडी को डिजीज फ्री रख सकते हैं, कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे होने वाली दिक्कत जैसे कॉन्स्टेंट ब्लोटिंग है, गैस है, एसिडिटी है, इरेगुलर बाउल मूवमेंट है जैसे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, इन सभी चीजों से कैसे बचा जा सकता है और कैसे इन बीमारियों के लक्षणों से निजात पा सकते हैं। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपके डेली रूटीन को डिस्टर्ब करते हैं, आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, आपके स्किन के ग्लो को खत्म कर देते हैं, आपके ब्रेन फोकस को कम करते हैं, आपका आईक्यू लेवल कम होने लग जाता है। ये तमाम प्रकार की चीजें हैं, ये आपके गट से संबंधित है, आपके गट हेल्थ से संबंधित है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है, गट में काफी मिलियन और ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं जो आपकी सेल से भी ज्यादा हैं। इसमें गुड बैक्टीरिया भी हैं, बैड बैक्टीरिया भी हैं। अब अपने को क्या करना है, इनको बैलेंस में रखना है, मतलब इक्विलिटी रहनी चाहिए। कभी कभी आपकी गट हेल्थ में इश्यू आने लग जाते हैं, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसका मेन रीजन होता है आपके जो बैड बैक्टीरिया है वो अमाउंट में बढ़ चुके हैं, यहाँ तक कि माइक्रोबायोम है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी कम हो चुकी है। इसकी वजह से आपको ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इनसे बचाव कैसे कर सकते हैं, इनको इक्विलिटी में कैसे रख सकते हैं, इनका बैलेंस कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, कैसे डाइट पर ध्यान देना है, डाइट के साथ कौन कौन से ऐसे फेज हैं, कौन कौन सी ऐसी रूटीन्स हैं और कौन कौन से ऐसे डेली टिप्स हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में इंक्लूड करके अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी सलाह के, बिना किसी परामर्श के आपको किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि खानी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हम अगर सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, कोई पेट दर्द हो रहा है तो किसी के पास भी जाते हैं या पहले डॉक्टर को दिखाया, उसका प्रिस्क्रिप्शन पड़ा है, पहले की बची हुई दवाई है, बची हुई एंटीबायोटिक पड़ी है, उसको ले लेते हैं बिना किसी परामर्श के। क्या इस प्रकार हर बार एंटीबायोटिक लेना जरूरी है? आप छोटे से इन्फेक्शन में इतनी बड़ी एंटीबायोटिक ले लेते हो जिसका अमाउंट इतना ज्यादा रहता है, उसमें कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा रहती है, इससे आपको बचना चाहिए। आपको अपनी बीमारी अगर रेगुलर हो रही है, आपको एपिसोडिक हो रही है, जैसे आज हो गई, 10 दिन के बाद हो रही, नेक्स्ट मंथ फिर हो रही है, उसके अगले महीने फिर हो रही, तो आपको इसके रूट कोज को जानने की जरूरत है कि आखिरकार मुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इससे परमानेंट मैं निजात कैसे पा सकता हूँ, इसका परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है। आप बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन और डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बिना आप जो एंटीबायोटिक खाते रहते हो वो आपकी गट हेल्थ को डैमेज कर देता है, उसकी इनर लाइनिंग है वो लूज हो जाती है। इसके साथ ही साथ आपके माइक्रोबायोम्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी क्वांटिटी घट जाती है। सबसे पहले आपको एंटीबायोटिक विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लेना बंद करना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जिसकी वजह से गट हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है, गट हेल्थ में सुधार किया जा सकता है, आपकी गट लाइनिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। एंटीबायोटिक के साथ ही साथ आपको नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग है उनको भी कम यूज करना चाहिए, वो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही यूज करना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पॉइंट की। अगर आप एक्सेसिव शुगर कंज्यूम कर रहे हो, आप रिफाइंड शुगर यूज कर रहे हो, तो आपको इसको
कम करना होगा, आपको इसकी क्वांटिटी मेंटेन करनी होगी। पहले के समय में बुजुर्ग लोग मीठा हमेशा कुछ फेस्टिवल पर खाते थे, कोई त्योहार है तो उस पर खाते थे, यहाँ तक कि कोई ओकेजन है उसी टाइम मीठा खाने को मिलता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं, आजकल आप जब चाहो तब मीठा खा सकते हो, जब आपको इच्छा है तब आप खा सकते हो। यहाँ तक कि आपको इतने सारे पैक्ड फूड मिलते हैं जिसको आप कभी भी कंज्यूम कर सकते हो, मिडनाइट भी कंज्यूम कर सकते हो। इन सभी की वजह से आपके शरीर में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, आपकी गट लाइन डिस्टर्ब होती है, लूज हो जाती है, माइक्रोबायोम्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब कि गुड बैक्टीरिया है वो कम हो जाते हैं, बैड बैक्टीरिया वो बढ़ने लग जाते हैं। इन सभी की वजह से आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बाद में आप मेडिसिन लेते हो। इससे अच्छा है आप अपनी डाइट में बैलेंस डाइट यूज करें, साथ ही साथ शुगर कम करें। इसके साथ ही साथ जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, जैसे आपकी चिप्स हैं, आपके नूडल्स हैं, ये भी आपको कम कंज्यूम करने चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपकी इम्यूनिटी का 80% आपके गट में बनता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बनता है। लेकिन आप अगर चिप्स खाते हो, आप फ्राइड फूड खाते हो, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हो, तो आपकी इम्यूनिटी डायरेक्ट ऑटोमेटिक लो होती है और आप बीमारियों से ज्यादा ग्रसित होने लग जाते हो। आपकी अगर इम्यूनिटी कम हो रही है तो सबसे पहले आपको अपने गट को सुधारना होगा, अपनी गट हेल्थ को सुधारना होगा। इसलिए जितना हो सके हमेशा फ्रोजन फूड है, चिप्स है, नूडल्स है, यहाँ तक कि पैक्ड फूड है, शुगर ड्रिंक्स है, इससे आपको बचना चाहिए। इससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आपके माइक्रोबायोम्स है वो अच्छे रहेंगे, आपकी मेंटल क्लियरिटी अच्छी रहेगी। अब हम बात करते हैं स्मोकिंग से संबंधित, यहाँ तक कि एल्कोहल से संबंधित। आपको ड्रिंकिंग और स्मोकिंग कम करना चाहिए, यहाँ तक कि करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम दो प्रकार से काम करते हैं, एक में मैकेनिकल होता है और एक केमिकल होता है। मतलब जो दोनों प्रकार के डाइजेशन है वो दोनों ही प्रकार के आपके एल्कोहल कंज्यूम करने से डिस्टर्ब होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैकेनिकल और केमिकल ये डाइजेशन कौन कौन से हैं। जब आप मुंह में खाना चबाते हो वहीं से आपका डाइजेशन शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। जब आपके खाने में लार मिक्स होता है, यहाँ तक कि एंजाइम्स मिक्स होने लग जाते हैं, यहाँ तक कि बाइल आपके शरीर का मिक्स होने लग जाता है, तब उसको केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो आपका डाइजेशन होता है उसको अपन केमिकल डाइजेशन में सम्मिलित करते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें दो प्रकार के डाइजेशन है। पहला जो मुंह में होता है उसको अपन केमिकल डाइजेशन नहीं बोलते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं। और जो पेट में होता है, आपके अमाशय में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, उसको केमिकल डाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि ये केमिकल के द्वारा होता है। इसमें बहुत सारे हार्मोन्स मिक्स होते हैं, बहुत सारे बाइल मिक्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम मिक्स होते हैं, इसलिए इसको केमिकल डाइजेशन बोलते हैं। आपको कैफीन से बचना चाहिए, क्योंकि सभी की बॉडी में कैफीन अलग अलग स्तर पर काम करती है। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए सामने वाला इंसान है वो 4 कप चाय पी रहा है तो मैं 2 कप तो पी सकता हूँ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो मुझे क्या ही होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको कैफीन का लेवल है उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ओवर डाइटिंग की। अब आप सोच रहे हैं ओवर डाइट कौन करेगा, जब पेट भर गया तो सभी को पता लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ओवर डाइटिंग एक अंडर अवेयरनेस प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अपने को पता नहीं रहता। आप खाना खाते हो, मोबाइल देखते रहते हो, एक रोटी आई, दो आई, तीन आई, चार आई, आप खाते रहते हो, आपको पता ही नहीं है आपको कितना खाना है। अधिकांश लोग जब ज्यादा खाना खाने लग जाते हैं, ओवर डाइटिंग करने लग जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो अंडर अवेयरनेस प्रॉब्लम से ग्रसित हो चुके हैं। उनको पता नहीं होता है कितना खाना है, उनके बॉडी की मात्रा कितनी है, उनको कितना कंज्यूम करना चाहिए, वो जा खाते रहते हैं खाते रहते हैं। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात, आप जब भी खाना चबाते हो, जब भी खाना खाते हो, तो हमेशा स्ट्रेस फ्री होके आपको खाना खाना चाहिए। मतलब फोन, लैपटॉप, टीवी, इन सब से दूरी बनाकर आपको खाना खाना चाहिए, चाहे वो मॉर्निंग का हो या इवनिंग का हो। अब आपने एक बहुत ही कॉमन डिजीज का नाम सुना है, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये क्या होता है, इसमें आपके बाउल की मूवमेंट है वो इरेगुलर होने लग जाती है, इससे आपको इरिटेशन होने लग जाता है। इसके लिए आपको प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे अचार है, दही है, इन चीजों को आपको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर आपको डायरिया और कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है तो ये सबसे ज्यादा आपके हाइड्रेशन से मेंटेन होता है।
कैसे? आप जैसे ज्यादा पानी नहीं पीते हो, पानी ही कम कंज्यूम कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में इतना फ्लूइड अमाउंट नहीं रहेगा कि स्टूल पास कर सके। इसलिए आपको प्रॉपर हाइड्रेट रहना है, पानी को अच्छे से पीना है, यहाँ तक कि उसकी प्रॉपर क्वांटिटी आपके शरीर के लिए आपको मेंटेन करके रखनी चाहिए। इससे आप डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, यहाँ तक कि बाउल मूवमेंट से डायरेक्ट इफेक्टिव रहते हो। जब आप मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करते हो तो आपको हमेशा समय का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर दिन एक ही समय पर आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए, सेम टाइम पर आपको डिनर करना चाहिए। इससे आपकी बॉडी को पता रहता है कि आप अब मील कंज्यूम करने वाले हो, अब आप खाना खाने वाले हो, इसलिए आपकी बॉडी उसके लिए तैयार रहती है। खास करके जब सीजनल टाइम हो तब आपको सीजन के अनुसार जो भी चीज अवेलेबल हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, यहाँ तक कि फ्रूट्स हो, वो आपको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने चाहिए, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन प्रॉपर मेंटेन रहता है। अब हम बात करते हैं इसके साथ ही साथ ओमेगा D3 फैटी एसिड की। ये आप सभी को पता है, ये एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी है। अगर आपके खाने की वजह से, आपके टॉक्सिन्स की वजह से आपके लाइनिंग में इन्फ्लामेशन हो गया है, तो ओमेगा D3 फैटी एसिड उसको रिपेयर करता है, उस हील करता है, उसको सील करता है जो वुंड आपकी लाइनिंग में बन गया है। इसलिए ओमेगा D3 फैटी एसिड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपके गट हेल्थ के लिए एक बहुत ही असेंशियल फैटी एसिड है। अब हम बात करते हैं जैसे ग्रीन टी है, हर्बल टी है, जिंजर टी है, मिंट फ्लेवर टी है, तो क्या ये सभी चीजें आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है? हाँ, बिल्कुल करती हैं। जब आपको इंडाइजेशन की दिक्कत रहती है, आपका खाना प्रॉपर पचता नहीं है, आपको कांस्टेंट ब्लोटिंग रहने लग जाती है, आपका मूवमेंट है वो बाउल का प्रॉपर नहीं होता है, आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार रहते हो, आपकी अब्डोमेन में फुलनेस रहती है, मतलब कि आपका पेट बढ़ा हुआ रहता है हमेशा खाना खाने के जस्ट बाद में, तो आपको ये जो जिंजर टी है इसका आप यूज कर सकते हो, ग्रीन टी को यूज कर सकते हो। यहाँ तक कि जो मिंट टी है, ये आपके कूलिंग इफेक्ट को बढ़ा देता है। इसलिए आप जब भी किसी चीज को यू कंज्यूम करते हो, अगर आपको बर्निंग सेंसेशन होता है, आपकी आंत में है, स्टोमक में है, आमाशय में है, तब आपको, आपने देखा होगा, हमेशा आपको मिंट फ्लेवर ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये आपके डाइजेशन सिस्टम में एक कूलिंग इफेक्ट को बढ़ा देता है। ये आपकी लाइनिंग है, उसमें बर्निंग सेंसेशन है, उसको कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। अब आपको पता लग गया होगा कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, गट हेल्थ है, वो आपके खाने से डायरेक्ट संबंधित है, मतलब आपकी डाइट से बिल्कुल कनेक्ट रहता है, डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, सिर्फ आप डाइट को बदल के अपने गट हेल्थ को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव नहीं कर सकते। आपको अपनी डेली हैबिट्स को चेंज करना होगा, आपको रूटीन में बदलाव करने होंगे, उसकी वजह से आप अपनी गट हेल्थ को 100% इम्प्रूव कर सकते हो। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? आपके लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमेशा करते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, स्टे हेल्दी, स्टे स्मार्ट। धन्यवाद।